नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, हसन खान, ऑल इंडिया रैंक 95। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी यूपीएससी की जर्नी के बारे में, उनकी तैयारी की रणनीति, उनकी चुनौतियां और सफलता के पीछे की उनकी कहानी। तो एक बार फिर स्वागत करते हैं हसन खान का, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में ऑल इंडिया रैंक 95 हासिल करके इतिहास रच दिया। तो स्वागत है हसन खान आपका। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा आपके हिस्ट्री के बारे में पता चला, आप पहले से ही हिस्ट्री के बहुत बड़े एंथुसियास्ट रहे हैं। हाँ जी, मतलब क्योंकि मैंने 12th क्लास के बाद जो अपना ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन किया वो हिस्ट्री ऑनर्स में ही किया था। तो मैंने करोड़ीमल कॉलेज से अपना हिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट किया। देन मैंने उसके साथ साथ मास्टर भी हिस्ट्री में ही किया। तो मेरा 2021 तक मास्टर इन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपका ग्रेजुएशन कौन से साल में हुआ था? मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ। आपको एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ, किरोड़ीमल मेरा भी अल्मा मैटर है। ओके। 2014 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके, इट्स गुड टू नो। यस। तो 2022 में आपका जेआरएफ भी क्लियर हुआ था, जिसके लिए आपने एक काफ़ी अच्छा मैसेज भी लिखा था मैम को। 2021 में आप मणिकांत सर से ऑलरेडी जुड़ चुके थे। यस। और ठीक 2022 के तुरंत बाद आपने 2023 के अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे थे। जी। मतलब आप शुरू से ही आप हिस्ट्री ने आपको काफ़ी अच्छा पुल दिया। हिस्ट्री का एक बहुत बेनिफिट ये होता है ना कि आपको हर चीज़ समझ आने लगती है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हर चीज़ की कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा जीएस में भी बहुत हेल्प की। तो वही मुझे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मेरा मेंस बहुत ज़्यादा रेडी नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच सका। उसका यही था कि मैं विदाउट मेंस रेडी होकर भी इतिहास के बेसिस पे ही अपने आंसर जीएस में भी लिख दे रहा हूँ। पहला अटेम्प्ट आपका, पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँच गए, जो कि अपने आप बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। उसके बाद फिर 2024 में आपका दूसरा अटेम्प्ट और आपने रैंक 643 सिक्योर किया। जी। रेलवे सर्विसेज। जी, रेलवे। आई गेस। ओके। और फिर 2025 के अटेम्प्ट में रैंक 95, डबल डिजिट के रैंक में। मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा अनकन्वेंशनल सा सवाल है। हिस्ट्री वैसे भी हमेशा जो है वो विक्टर्स के फेवर में लिखी जाती है। यूपीएससी में जितने सपने बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा टूट भी जाते हैं। जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकल केस, इतनी तैयारी के बाद अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो क्या थॉट प्रोसेस होता आपका उसके पीछे? तो ये है कि देखिए, दो तरह से होता है। हम लाइफ में अप्रोच में ये रखते हैं कि क्योंकि इस अटेम्प्ट में आए हैं तो देयर वुड बी कंपटीशन, लेकिन हमारा पर्पस, मेरा ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है जो भी मैं कर रहा हूँ। सपोज मैं हिस्ट्री अगर अपना कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं यूपीएससी के ना सोच के हिस्ट्री ग्रेजुएशन की सोचता था कि मुझे उस टाइम पे उसका बेस्ट देना है। तो मैं जब यूपीएससी कर रहा था तो मुझे ये था कि मुझे मैं अपना बेस्ट देना है। उसके बाद मैं लक पे छोड़ता हूँ कि भाई अब जो भाग में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। निकला नहीं निकला, लेकिन आप इतना सीख लेंगे, आप इतना ग्रेजुएशन में सीख लेंगे, आप यूपीएससी के दौरान इतना सीख लेंगे कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। आपको लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है। मैं जिस बार मैंने अपना एक ऐसे लिखा था, तो देयर इज अ ऐसे इन दिस ईयर कि लाइफ शुड बी टेकन एज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो उसमें मैंने ये अपना एक एग्जांपल शुरू मैंने इस तरह से किया था कि लाइफ को ना एक टेस्ट की तरह देखना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसको एक वनडे या T20 की तरह नहीं देखना चाहिए। टेस्ट में ना हमेशा 2 इनिंग्स मिलती हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आप पहली इनिंग में फेल हो गए ना तो दूसरी इनिंग में आप पास हो जाओगे। तो उसी अप्रोच से, उसी फिलॉसफी को मैं भी जीता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा इसमें नहीं हुआ होता, लेकिन मैं इस दौरान इतना सीख गया था कि मैं किसी न किसी रूप में मुझे ज़िंदगी जो है दोबारा से अपॉर्चुनिटी देती और मैं उस तरह से उसको ट्राई करता और यूटिलाइज करने की। कामयाबी ना सही, काबिलियत तो मिली गई। थैंक यू। एक थोड़ा इस ट्रैक से बिल्कुल अलग जाके एक क्वेश्चन है। आपने यूपीएससी 3 अटेम्प्ट दिए हैं उसके। हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता या फिर किसी भी बार आप दूसरा अटेम्प्ट देते हैं तो आपको हमेशा शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ऐसे में एक हमेशा वो सेम चीज़ को पढ़ने का एक मेंटल साइक्लिकल प्रोसेस होता है, मेंटल एग्जॉशन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो हाउ डिड यू डील विद इट, दिस मेंटल एग्जॉशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़? मेरा ये था कि जब भी मेरी कोई गलती होती है, जिस सब्जेक्ट से मुझे फेयर लग रहा है, मैं उसमें ट्राई टू इम्प्रूव करता हूँ कि भाई ये मेरा फेयर है तो मैं इसमें अपना काम करूँगा। तो जैसे मेरा मेंटल एग्जॉशन इसलिए नहीं हो पाता था कि मुझे पता है कि मुझे इतना आता है और मुझे सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये रहता है कि हर दिन कुछ नया सीखना है,
हर एक सब्जेक्ट में। तो हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, लेकिन अभी मैं हिस्ट्री की फिर से बुक पढ़ूंगा तो फिर से मैं ट्राई करूंगा कुछ नया सीखूं। पॉलिटी मुझे पता है, आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसके अंदर बियॉन्ड जाने की कोशिश करूंगा। तो जब हर बार आप नई अप्रोच से देखते हो ना, तो वो आपको फिर वो मेंटल एग्जॉशन नहीं आता है। आप जब भी दूसरी बार स्टार्ट करते हैं, आप नई डेप्थ तलाश करते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको रहता है ये तो मेरे लिए फ्रेश चीज है। हाँ, कुछ ना कुछ नया निकला, कुछ नया निकला, तो फिर उससे आपको कभी मेंटल एग्जॉशन होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ आपकी क्यूरियोसिटी आपको जी आपके सफर में साथ ही रहती है। चलिए, थैंक यू। एक क्वेश्चन है आपका, मतलब एक क्वेश्चन है हमारा। हिस्ट्री आपका शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन, हिस्ट्री में आपका JRF निकलना, हिस्ट्री में आपका मास्टर्स, आप शायद PhD भी हिस्ट्री में कर रहे हैं। करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सर्विस मिलने के बाद मैंने उसको रिजाइन कर दिया। तो आप 2021 से मणिकांत सर से जुड़े हैं। मणिकांत सर के साथ जुड़ने के बाद से व्हाट आर योर की टेकअवेज फॉर हिस्ट्री? ये ऐसे काउंट करना बहुत सारे हैं, क्योंकि इतना मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी वे ऑफ फिलॉसफी चेंज हो गई है, जिस तरह से मैं लाइफ को जीता हूँ। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। तो जब मैंने हिस्ट्री अपना जिस तरह से सर ने पढ़ाया, तो मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक है हिस्ट्री में आप फैक्ट्स, डिटेल और ये सब अपना याद करते हैं, वो आप ग्रेजुएशन में कर लियो। हाँ। लेकिन आप जब ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो एक नए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ रहे हो। तो जो सर बताते थे कि ये दिस इज वन पर्सपेक्टिव ओनली एंड दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव, एंड देन ही यूज्ड टू कोट अदर बुक्स एज वेल ड्यूरिंग द क्लासेस एज वेल। तो उससे क्या हुआ कि वो मेरे लाइफ के अंडरस्टैंडिंग में चेंज हुआ कि कोई भी आर्गुमेंट आ रहा है, कोई भी ओपिनियन आ रही है, वो सारा एक पर्सपेक्टिव ही तो है, उसको पर्सपेक्टिव की तरह ही क्यों नहीं लिया जाए। तो वो मेरा लाइफ में चेंज आया। दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग सब जो है स्टडी के लेवल पे क्या है, तो वो है कि आप हिस्ट्री जो आपका ऑप्शनल है वो आपका बेस है। वो सर हमेशा बोलते थे कि आपका फाउंडेशन है। तो जब सर शुरू करते थे ना ऑप्शनल हमको पढ़ाना, तो वो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक से शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो है इंडिया में इवॉल्व हुआ है, इंस्टीट्यूशन से इवॉल्व हुई हैं। तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत इंटरेस्ट लगता है। फिर आपको ये नहीं लगता मुझे डेट याद नहीं करनी है, मुझे मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, एक स्टोरी बनती जा रही है, और आप हिस्ट्री को स्टोरी की तरह जी रहे हो कि अच्छा ये हुआ है, अब मुगल्स आए हैं, मुगल्स के बाद में मराठा आएंगे, मराठा को जो है हम राजपूत के साथ जोड़ सकते हैं और राजपूत को जो है हम अवध के साथ जोड़ सकते हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आपको बर्डन नहीं लगता। तो इसका ये हो गया फाउंडेशन। अब उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी है, आज की जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर है, वो मनसबदारी से इंस्पायर है। तो आप वो लिंक कर रहे हो, तो पॉलिटी में आपको बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा ये तो उस तरह से उस टाइम पे भी होता था। ज्योग्राफी में आप ले रहे हो कि ज्योग्राफी जो है शेप कर रही है हिस्ट्री को, हिस्ट्री शेप कर रही है ज्योग्राफी को। तो इस बेसिकली सिर्फ अकेले हिस्ट्री नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स में जो आपका इंटरेस्ट बन जाता है, तो आपको जीएस वो वर्डन नहीं लगता है, स्पेशली जो यूपीएससी का जीएस वो वर्डन नहीं लगता। ऐसे तो फिर आपके लिए क्या कहें, बाएं हाथ का खेल हो जाता है एक तरह से, ये कहें, क्योंकि इस तरह इतने ज़्यादा स्टोरीज हैं आपके पास हिस्ट्री में। आप एंशिएंट से निकाल के जितने जो किंग्स हैं, कॉन्क्वेरर्स हैं, देन सेंट्स हैं, इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स रहते हैं कि आपको वो रहता है कि आर्गूमेंट मैं लिख लूँ, एग्जाम्पल तो मेरे पास रहेगा। तो हिस्ट्री ऐसे में ये होता है कि कुछ आपने लिखा था ऐसे में मैंने इस बार भी जैसे लिखा, शायद मैंने कुछ एक ऐसे था, उसमें महाराणा प्रताप जी की जो है लिंक करते हुए मैंने उसको लिखा कि किस तरह से ही become an example of sacrifice for the right values। तो वो उस तरह से आप हमेशा एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी रहते हैं। तो जो लोगों को लगता है कि यार मेरे को ऐसे में ना इंट्रो देने में मुश्किल होता है, और मेरे लिए सबसे आसान इंट्रो देना होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरीज है। मैं ये सोचता हूँ कि अरे यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा फिट हो सकती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। सब कुछ हिस्ट्री की बहुत काटना पड़ता है मुझे ऐसे में, जो अपना जब मैं फ्रेमवर्क तैयार कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरी ज्यादा हो गई है, अब मुझे इसमें से चूज एक ही करना है, तो प्लेंटी ऑफ इशू हो जाता है। तो वो आपको ऐसे में बहुत हेल्प करता है हिस्ट्री भी। सर का इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है आपका, वो बहुत यूजफुल इन द सेंस ये है कि फाउंडेशन आपका तैयार हो गया। अब आप उसी को यूटिलाइज कीजिए अलग अलग पेपर्स में। तो जीएस में आपको जैसे ऑप्शनल अगर आपने हिस्ट्री रखा है, तो जीएस में आपको हिस्ट्री तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। मेरा हमेशा जीएस 1 में ठीक मार्क्स इसलिए आता है, जबकि और लोगों के मार्क्स अभी जो रिसेंट ईयर्स में जीएस के मार्क्स डाउन के डाउन जा रहे थे, लेकिन मेरे क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी 100 के आसपास पहुंच जाते थे। तो उसका रीजन है कि मैं हिस्ट्री के ठीक कर लेता हूं। तो मुझे पता है कि 3 क्वेश्चन मेरे 15 मार्क का, इसका तो आपको सोशियोलॉजी और बाकी है, और वो भी वहां पे भी लिंक होता ही है। तो सोशियोलॉजी में भी आप मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिख सकता हूँ। तो मेरे को है कि मेरे
15 के आसपास जो क्वेश्चन जीएस में हो जाता है, जीएस 1 में, तो मुझे डर नहीं है। और पॉलिटी में फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वो सब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उसको देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुई हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं, नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ है, पैट्रियोटिज्म, सॉवरेनिटी, ये सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में सर ने उस वे में पढ़ाया था। तो हमको सर ने रिनेसा, रिफॉर्मेशन एंड उससे पहले सारा पढ़ाया, एंड देन ही ब्रॉट डाउन टू दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो आपके लिए फिर वो पॉलिटी भी, वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, वो आपको केवल हिस्ट्री का कैरी ऑन दिख रहा है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है वो आपको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना, और वो यूजफुल रहता है क्योंकि वही अल्टीमेटली आपको मार्क्स देता है। क्योंकि मार्क्स के लिए आप कितना भी कंटेंट तैयार कर लो, अल्टीमेटली जब आप पेपर देने जाते हो 3 घंटे में आपको सब कुछ याद नहीं आने वाला है। आपको वही याद आएगा जो आपके माइंड में बसा हुआ है, जो आपका फ्रेमवर्क तैयार है कि आप चीज़ों को देखते कैसे हो। तो जब आप कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का भी आ रहा है और उसको आपको पता है कि मैं इसको हिस्ट्री से शुरू क्यों नहीं कर सकता हूँ, या हिस्ट्री के पॉइंट्स में जैसे शायद क्वेश्चन पूछते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, अभी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं लीग ऑफ नेशंस के फेलियर से क्यों नहीं जोड़ सकता हूँ कि कंक्लूजन में मैं ये लिख दूंगा कि क्यों लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिस्टम फेल ना हो जाए इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जब आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, ये सब इंटीग्रेटेड वे का ही अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे काफ़ी कुछ आपके बारे में सीखने को मिला, अभी सोचने का तरीका आपका एक बहुत ही कैंडिड होके, एक बिकॉज यू हैव बिन पार्ट ऑफ द स्टडी आइज फैमिली, आप स्टडी आइज फैमिली से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ही कैंडिड सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आप सर के साथ काफ़ी वक्त से काम, मतलब सर के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े रहे, आपने सर के नोट्स भी देखे हैं, द स्टडी आइज की जीएस की बुक्स भी देखी हैं, आपने सर का पढ़ाने का तरीका जो है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटरलिंकेजेस, उनका एफएमसी मॉडल जिसमें वो कहते हैं कि फैकल्टी, मेंटोर और कंटेंट में सिनर्जी होनी चाहिए, उनका करंट अफेयर के लिए एक अप्रोच है, करंट अफेयर्स का डिफरेंट, कि जीएस मंथन का एक प्रोग्राम चलता है कि जिसमें वो डिस्कस करते हैं हाउ जीएस ट्रैवल्ड दिस वीक, अप्रोच रहता है उनका एक। आपको क्या लगता है वैसे, क्या जीएस को आसान बनाएगा कोई और इसे ऑल्टरनेटिव बेटर वे है? देखिए वही फिर लास्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि अल्टरनेट क्या है, कि यूपीएससी की तैयारी है क्या। बेसिकली आपको वर्ल्ड को समझने की ही तो है, तो वर्ल्ड को आप समझोगे कैसे? जो भी वर्ल्ड में हो रहा है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों अभी वेस्ट एशिया में वॉर हो रहे हैं, उसका भी एक हिस्ट्री रहेगी। क्यों आपके सूडान में जो है आजकल इतना सिविल वॉर होता है, उसकी भी एक हिस्ट्री रहेगी। तो जब आप इस वे में चीज़ों को देखोगे ना कि बहुत इंटरलिंकेजेस हैं, तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो जैसे अब आपने मेंशन किया था सर का जो हाउ हिस्ट्री, जो हाउ जीएस ट्रैवल्ड दिस वीक, उनका फिलॉसफी है। मैं लास्ट ईयर भी मुझे रैंक मिल गई थी और होपफुली मुझे इस साल भी अच्छा जो है रैंक मिल गई है, लेकिन फिर भी मैं सर का वो हमेशा देखता हूँ। अब क्यों देखता हूँ, मुझे तो पेपर नहीं देना है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, क्यूरियोसिटी है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक मैनर में समझने की। तो वो उससे अच्छा वे और क्या हो सकता है? तो फिर यही इसका आंसर है कि इससे अल्टरनेट कुछ है ही नहीं हिस्ट्री में। बेस्ट वे पॉसिबल, हाँ, बेस्ट वे पॉसिबल यही है कि आप हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स को लिंक करके रखिए, जीएस को लिंक करिए, और जीएस में जितना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे उतना मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस है। चलिए, थैंक यू। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पर्सनल है जी। मैंने आपको कई बार बुक्स पढ़ते हुए देखा, आई गेस यू पिक्ड इट अप फ्रॉम मणिकांत सर। यस सर, क्योंकि सर ने, जब मैं अपनी कोचिंग कर रहा था ऑप्शनल की, तो सर जो क्या करते थे कि सर भी क्लास में ही नई नई बुक्स को कोट कर देते। अच्छा। तो सर ये नई बुक आई है एंड इसका ये अच्छा आर्गुमेंट है, यू शुड राइट इट डाउन। तो वो, और फिर सर नॉन फिक्शनल बुक्स भी बहुत पढ़ते थे। तो जब मेरी ये कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो गई तो आई गॉट सम टाइम, तो मैंने कहा मेरे लिए इससे अच्छा ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि मैं पहले अपने वर्ल्ड को समझ लूँ। तो मैंने जो अपना स्पेशली जो मैं बुक्स रीड करता हूँ वो नॉन फिक्शनल बुक्स ही पढ़ता हूँ, मैं फिक्शनल बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। और नॉन फिक्शनल में यूजली मैं इंडियन रिलेटेड पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने देश को, अपनी जो जगह है उसको समझना चाहता हूँ, उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ों का इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, उसको समझ लूँ। तो उसमें जो सर के मुझे जो सर ने इंटरेस्ट दिलाया, उसके बाद से आज तक मैं जो है, मेरे पास बहुत सारी बुक हो गई हैं अब। तो इतनी तैयारी के दौरान आपको टाइम कैसे मिलता था? टाइम इस तरह से कि सपोज मेंस हो गया है, देन उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months टू गेट योर रिजल्ट। तो उस बीच में आपको 1 महीना तो चलो मेंस का आपका ओवरहैंग हो रहता है, तो वो
वो आप थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप कुछ टाइम पास टाइम क्या करना चाहिए, तो चलो बुक पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं नई चीज़ें। तो उस तरह से फिर मुझे टाइम, थोड़ा इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प होती है ना, तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनरिचिंग हो, डाइवर्स हो, पर होलिस्टिक हो। तो उसमें फिर वो काफ़ी, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं बुक्स काफ़ी पढ़ रहा था अभी इस टाइम पे। मतलब ये बुक्स नहीं आपको इंटरव्यू में भी हेल्प किया, इसका जीएस में भी हेल्प मिलता है बहुत ज़्यादा? जीएस में हाँ हमेशा हेल्प मिलता है। जैसे अब मैं अभी पॉलिटी की बुक पढ़ रहा था, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन बाय अस, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। तो उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड बाय ओनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओनली, इट हैज़ ऑल्सो बीन इवॉल्व बाय द पीपल्स ऑल्सो। तो वो जब आप पढ़ते हो तो आप चीज़ों को देखते हो, और फिर वो आप जीएस में भी लिख दोगे। आप पॉलिटिकल साइंस, जब आपका जीएस 2 का पेपर होगा तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो, इंट्रो में ही मेंशन कर सकते हो, कंक्लूजन में आप कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकते हो कि नेबर्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहे हैं, हमारा क्यों नहीं फेल हो रहा है, क्योंकि हमारे लोगों ने बनाया, इट हैज़ नॉट बीन ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी लोगों ने हाँ मसाला मिल गया, जो मसाला एक चीज़ है कि मतलब ये 2-4 जो आपके हैबिट्स हैं, इनसे आपका मेंस में जो आंसर है स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर आंसर। तो वो मसाले की तरह आप जो आप थोड़ा तड़का लगाते हैं, सर जो बोलते हैं कि उसमें थोड़ा आप तड़का लगाएंगे ना, इंट्रो में थोड़ा कंक्लूजन में, थोड़ा बीच में किसी बुक का नाम हो जाएगा, तो दैट मेक्स इट रिच। यस, दिस वर्कड वेरी गुड फॉर यू इस केस में। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन अगेन फॉर रैंक 95 एंड हमारे साथ थे हसन खान, यूपीएससी 2025 ऑल इंडिया रैंक 95। और एक बार मैं फिर इनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस बड़ी विक्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी एक स्टडी सक्सेस की विक्ट्री रही है हमेशा शुरू से, तो कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच। मेरा इस बार जो फोकस था वो यही था कि कंप्लीट करना है पेपर, कुछ भी करके किसी भी तरह से, और आप जस्टिफाई करो हर एक क्वेश्चन को। मतलब ये आप जीएस की तरह ऑप्शनल को नहीं रख सकते हो। जब आप ऑप्शनल कर रहे हो तो ऑप्शनल की डेप्थ वो दिखनी चाहिए, उसमें जो डायमेंशंस हो, हिस्टोरियंस के आर्गूमेंट की ज़रूरत है, या किसी भी डायमेंशन को लिखना है तो वो बहुत ज़रूरी है। स्पेशली क्या होता है कि जब हम 10 मार्कर लिखते हैं ऑप्शनल में, तो हम उसको जीएस की तरह लिख देते हैं कि वो फॉर द नेम सेक हम उसको कंप्लीट करते हैं कि लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में उसमें 3 क्वेश्चन 10 मार्कर लिख रहे हैं ऑप्शनल के, यू कांट जस्टिफाई देम। उसको इस बार मैंने क्या किया, उसको पहले किया, मैंने सारे 10 मार्कर्स मैंने शुरू के 1.5 आवर में सारे कंप्लीट कर दिए, और उसको विद जस्टिफिकेशन के 2 पेज हैं, तो दोनों पेज में प्रॉपर आर्गूमेंट, हिस्टोरियंस के सारे कमेंट, और जो है फैक्ट देना है, जो भी लेना है उसको। उसके बाद फिर मैंने बड़े क्वेश्चंस किए। तो मेरी ये गलती थी कि मैं पहले पेपर बड़ा जो क्वेश्चन होते थे उनको ज़्यादा वैल्यू देता था कि ये क्वेश्चन ज़्यादा 20 मार्क्स का है तो ये मुझे ज़्यादा मार्क्स देगा। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि छोटे मार्क्स ज़्यादा मार्क्स दे के जाते हैं, ना कि बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इस वजह से वो मैंने इसको इम्प्रूव किया, और जो है पेपर्स को कंप्लीट किया, जीएस में भी ऑप्शनल में भी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।